आज हम लोग यूपीएससी के 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले की डिस्कशन की शुरुआत करें, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। कुछ लोगों का कमेंट में आया है, रिप्लाई आया है, कमेंट आया है कि ट्रिक्स कहाँ है। खास करके 2019 वाले पेपर में आया कि ट्रिक्स कहाँ है। देखिए, आपको कुछ चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी। हर पेपर हर साल एक जैसा नहीं होता, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगते। 2020 के पेपर में बहुत ट्रिक्स लगे थे, 17 में अगेन बहुत लगेंगे, 2019 में और 2018 में ट्रिक्स कम लगेंगे। आप कट ऑफ का तुलना कर लीजिए ना। 2019 के पेपर का कट ऑफ कितना था? 98। 2018 का कट ऑफ कितना था? 98। और बाकी 2020 का तो हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन 2017 का पेपर का कट ऑफ मेरे हिसाब से 105 था। ये वेरिएशन क्यों हो रही है? पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। डिफ़िकल्टी भी दो लेवल की होती है, एक जहाँ पे ट्रिक्स बहुत लगते हैं और एक जहाँ पे इजी पेपर होता है। 2016 का पेपर एकदम इजी बेकार पेपर था, उसकी कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से 116 चली गई थी। तो ये वेरिएशन होंगे, उसी के हिसाब से ट्रिक लगेगा नहीं लगेगा। मैं बुद्धू बना सकता हूँ, कई लोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का लेक्चर बना रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं हाइंड साइड में। जब पता है कि क्वेश्चन पेपर सामने आ गया है, आंसर की सामने आ गई है, तो जोड़ तोड़ के बता के कि ये हो गया एक्सट्रीम हो गया, ये यहाँ पे जो है यस हो गया, ये यहाँ पे ऑल हो गया, यहाँ पे एनी हो गया, तो इसके हिसाब से जो आंसर आ गया। नहीं, इस चीज़ों पर इतना डिपेंड मत करिए। हाइंड साइड में सब कुछ सही हो जाता है। दूसरी बात, वहाँ पे कई लोगों का आप ये भी देखेंगे कि उन लोगों ने ऐसा पेपर डिस्कस कर लिया है जो यूपीएससी ने बाद में कुछ और आंसर दिया है और उन्होंने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है ना, ये चीज़ें नहीं करनी। जो गलत है गलत है, जितना लगेगा उतना समझिए। बाकी मैं खाली ट्रिक्स तो दे नहीं रहा आपको, मैं तो आपको पूरी पेपर की एनालिसिस दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, फोकस एरिया बता रहा हूँ। तो इस तरह से यूटिलाइज करिए चीज़ों को, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन, 2018 का पेपर था कैसा? अगेन डिफिकल्ट था, इसीलिए तो 98 कट ऑफ था। डिफिकल्ट पेपर था। लॉन्ग क्वेश्चंस थे कि नहीं? यस, बहुत लॉन्ग लेंदी क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर पे फोकस था? हाँ, करंट अफेयर पे फोकस था, लेकिन इसके साथ जो है पेरी फेरी की नॉलेज चाहिए होती है। सिंपल आप पढ़ के चले जाएंगे तो वहाँ से नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी आए थे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने क्या किया था कि द हिंदू के आर्टिकल पढ़ लिए थे। द हिंदू के आर्टिकल में बुलंद दरवाज़ा डिस्कस हुआ तो वो पूछ लिया, हालांकि ये एंशियंट का है, आर्ट एंड कल्चर का, बट पूछ लिया। और द हिंदू के डिस्कशन हुआ कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस, लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा से न्यूज़ में रह रहे थे, विवाद चल रहा था कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल रहा, तो वो करंट अफेयर में चल रहा था, तो वहाँ से पूछ लिया। ऐसे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस जाकर पढ़ने लगे, है ना। एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ पे एलिमिनेट करिए, ट्राई करिए। 200 मार्क्स किसी के नहीं आते, उसके लिए जाके मेंस का पोर्शन पूरा मत पढ़िए, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस की यूटिलिटी मेंस में भी नहीं है। 3-4 साल से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया। अब इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। अच्छा, और कुछ चीज़ें हैं स्पेक्ट्रम से। अगेन इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में नहीं थे। दैट ऑल्सो हैपन। 2020 में भी ऐसा हुआ है, 19 में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। तो जो लोग नए हैं, जो 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शेखर बंदोपाध्याय से भी कुछ चैप्टर जो है देख के, पिछले पेपर, क्वेश्चन पेपर वगैरह, शेखर बंदोपाध्याय की पलासी टू पार्टीशन, कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं। पूरा जाके मत पढ़ने लगिए, ठीक है। और उसके जो खास करके एक लिस्टिंग दी हुई है ना टर्म वगैरह की, मैंने पोस्ट भी किया, तो उसको देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। और 2020 के पेपर में आपने देखा था कि नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया, या पहले भी 17 के पेपर में ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 2018 के पेपर में आपको उतने ईजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइप का क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। 3 स्टेटमेंट दिए और बताने हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, आप जो हाँ चूज़ करके बताइए। यहाँ पे समीकरण देखिए, 1 3 2 3 1 2 3। एक चीज़ दिख रही है आपको, 3 हर जगह कॉमन, एक जगह कॉमन नहीं है। और बाई लक वही आंसर है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हम तो आंसर नहीं जानते भाई एग्जाम में, हम तो सारे देखेंगे ना। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। नहीं, फर्स्ट लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी थी नहीं। स्वतंत्र पार्टी बहुत बाद में बनी है। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस से नाराज हो गए थे। थोड़ी सा दिखा दे रहा हूँ। इंडिया में 1951 1952 के बीच में जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वही जो है आगे चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने हुए थे। लेकिन इलेक्शन फाइनली हुआ 1951 1952 में। 21 ईयर की एज पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ था सबको। अक्टूबर से शुरू हुआ था, फरवरी तक चला था, 1952 तक। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट ये आया। रिजल्ट में आप देख रहे हैं कितनी सीट है, 364। सीपीआई का कितना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए 16। और एक सोशलिस्ट पार्टी करके जयप्रकाश नारायण की 12 सीट। वो तो नीचे देखेंगे। हम सीधे सीधे इसके रिजल्ट पे चले जाते हैं कि क्या रिजल्ट आया था। कांग्रेस की इसमें जो आई थी वोट
55% ऑफ द टोटल वोट आई थी। टोटल 364 सीट आए थे 489 में, स्ट्रेंथ में 489 था उस टाइम का स्ट्रेंथ, तो उसके हिसाब से इतनी सीट आई थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम इलेक्शन नहीं कर पाए थे। एनीवे आप इसको इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए एक बार। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना है 364। सेकंड पे कौन है, जो सेकंड पे दिया हुआ लाइन से वही नहीं होता सेकंड पे। सेकंड पे कौन है 16 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया काफ़ी पहले बन गई थी, पहले उसका जो है ताशकंद वगैरह से जो निर्माण हुआ था, फिर जाके इंडिया में डिक्लेरेशन हुई थी, इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। करंट अफेयर में आपको पूरा जो है इसका मैंने इवोल्यूशन बताया हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे, बंगाल केरल सब कुछ बताया हुआ है। थर्ड पे देखिए पार्टी किसकी, वो सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण वगैरह की, तो वो उसकी देखिए 12 सीट थी। तो ये टॉप 3 में थे। आपको यहाँ पे पूरे लिस्ट में स्वतंत्र पार्टी का नाम दिखेगा ही नहीं, स्वतंत्र पार्टी थी ही नहीं यहाँ पे। स्वतंत्र पार्टी कहाँ थी, स्वतंत्र पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ने इसको बनाया था। कब से कब बनी है, 1959 से 1974 खत्म हो गई। लिबरल पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू से गुस्सा होकर 1959 में सी राजगोपालाचारी ने अपनी पार्टी बना ली, ठीक है, सोशलिस्ट एजेंडा लेके। तो फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से परेशान हो कि इन्होंने कि क्या कर रहे हो, तो अलग से पार्टी बना ली। ये बनाई पार्टी 1959 में, जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, तो उस समय पे कहाँ पे स्वतंत्र पार्टी आ जाएगी। खैर इतनी नॉलेज नहीं है अगर आपको, तो थोड़ा बहुत कम से कम आपको शुरुआती इलेक्शन के बारे में विकीपीडिया से देखना चाहिए ना। राजगोपालाचारी, रंगा और ये गायत्री देवी जो जयपुर वाली महारानी, तो ये लोग, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। और बाद में इनके देखें कि जब इन्होंने फर्स्ट इलेक्शन जो लड़ा था ना, बना था 1959 में, फर्स्ट इलेक्शन इन्होंने लड़ा था 1962 में, और सीट्स कितनी आई थी इनकी, 18 सीट्स आई थी। फिर इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था यहाँ पे देखिए 1967 में। 1967 में इनकी 44 सीट आ गई भाई, और 1971 में इनकी सीट आई थी 8। उसके बाद जो है इन्होंने 3 इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद पार्टी खत्म। तो स्वतंत्र पार्टी ये थी। स्वतंत्र पार्टी तो पहला जनरल इलेक्शन में बना ही नहीं था। थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए ना कि फ्रीडम मूवमेंट में सी राजगोपालाचारी ने पार्टी बनाई कि नहीं बनाई, इंडिया के फर्स्ट 3-4 इलेक्शन में कौन जीता था, रिजल्ट वगैरह, इतना भी नहीं जानेंगे तो मतलब जनरल अवेयरनेस में आपकी रुचि कितनी है बताइए। अच्छा ठीक है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज़ और बताऊं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली थी 1951 के इलेक्शन में। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, 1962 के इलेक्शन में कौन था, वहाँ तो आ गई थी स्वतंत्र पार्टी। लेकिन देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1962 के इलेक्शन में कितना, 361। सेकंड पे फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और स्वतंत्र पार्टी थर्ड पे आई है। लेकिन ये कब, 1962 में यार, चाइना के वार के दौरान। ठीक, तो ये आपको समझना होगा। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में 1969 में स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस 2 पार्ट में बट गई थी, एक थी कांग्रेस ओ और एक थी कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर थी, क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया 1969 में, बोला कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है, सही नहीं कर रही हो। तो 1969 में कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। तो जैसे ही निकाला गया तो कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अपना कांग्रेस बना दिया अलग से, कांग्रेस आर। और जो बाकी लोग बच गए कांग्रेस हो, उनको लग रहा था कि बड़ा वो जो है कुछ कुछ कर लेंगे, नहीं, उनके बहुत सारे लेजिस्लेटर जो थे ना कांग्रेस ओ वाले, वो सारे इंदिरा गांधी के साथ चले गए आर में। और 1971 का जब जनरल इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी वाले थे उसकी 352 की सीट आई थी 518 में। तो इसी टाइम पे इंदिरा गांधी रूल कर रही थी, आपको पता ही है, बांग्लादेश का वार वगैरह उसके बाद हुआ था। फिर 1977 के जनरल इलेक्शन में क्या हुआ कि कांग्रेस की जो आर थी वो हार गई, तो जनता पार्टी वगैरह आ गए थे। बाद में ये जो कांग्रेस ओ था ना, बाद में ये जो है जनता पार्टी के साथ मिल जाता है और फिर उसका जो है ख़त्म हो जाता है ना। और एक और चीज़ याद रखिए कि कांग्रेस आर जो थी इंदिरा गांधी की, वो जो है फिर से कांग्रेस आर को छोड़ देती है 1978 में और कांग्रेस आई बना लेती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लास्ट में कहता है कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई है ना, वही ओरिजिनल कांग्रेस है 1981 से, तब से ऐसे चल रहा है, ये स्टोरी चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आपने जनरल इलेक्शन का तो देखा यहाँ पे। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आपके केरल के इलेक्शन में चली है, तो ये 1939 की बात चल रही है ना, थोड़ा और नीचे चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस में चले आइए। ये सारी चीज़ें मिल जाती है विकीपीडिया से, थोड़ा बहुत रीडिंग हैबिट जनरेट करिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी, कौन कौन से इलेक्शन लड़े, अच्छी चीज़ें हैं ये, इतना तो जानना चाहिए। 1952 सीपीआई बिकेम द फर्स्ट लीडिंग अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ये तो आपने पढ़ लिया है ना। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए जवाहरलाल नेहरू जो है केरला में ये सीपीआई को बैन कर देते हैं, बट खैर उससे कुछ नहीं होता। बैन करने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बैन कर देते हैं 1952 के असेंबली इलेक्शन में केरल में। लेकिन वो 1957 का इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ पे सेंटर पे तो फिर से लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनते ही हैं। 1957 में सीपीआई जो स्टेट इलेक्शन जीत जाती है केरल का, और फर्स्ट टाइम दैट एन अपोजिशन पार्टी वन कंट्रोल ओवर एन इंडियन स्टेट। और जो देखिए नंबू दिरीपद जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। समझ में आपको,
तो ये सब तो विकिपीडिया पे लिखा हुआ था, तो यूपीएससी को क्यों नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। नो, स्वतंत्र पार्टी वाज क्रिएटेड इन 1959 यार, ये तो रॉन्ग है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। देखते हैं इन द लोकसभा if a party does not, अच्छा, leader of opposition was recognized for the first time in 1969। yes, leader of opposition for the first time was recognized in 1969। recognized बोल रहे हैं 1969, और 1977 में जो है इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था, वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इट रिसीव्ड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन थ्रू द सैलरी एंड अलाउंस। लीडर ऑफ अपोजिशन को कैसे रिकॉग्नाइज किया था? सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की डेफिनेशन दी हुई है। एक तो ये कि आपको ना टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, जैसे 543 है, अभी 2 तो चले गए एंग्लो इंडियन वाले, तो 553 है, तो इसमें से आपको 10% कम से कम सीट आनी चाहिए, और उसके बाद आप लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, जो भी उसको मिल जाएगा। तो 10% सीट मतलब 54.3, तो 54 या 55 कुछ भी मान लीजिए, 55 मान लीजिए पहले के हिसाब से, तो 55 सीट आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद आप लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। तो 1977 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था। क्या से मिला था? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977। लेकिन रिकॉग्निशन, नॉर्मल रिकॉग्निशन जो है इनको 1969 में मिल गई थी, ये बात याद रखिएगा आप। उसके लिए आपको पार्लियामेंट का ओवरऑल नहीं, बस लोकसभा का पूछा ना, तो लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए क्या है। तो ये देखिए, जो एक्चुअली 1969 में जो कांग्रेस ओ थी ना, जो इंदिरा गांधी की अपोजिशन में थी, उसी के लीडर को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया गया था, है ना। और उसके लीडर कौन थे? राम सुभाग सिंह। तो राम सुभाग सिंह 1969 में फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ से, इंदिरा गांधी वाले नहीं से, ओ से। और देखिए कि फर्स्ट अगर बोली कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसको मिली, तो यशवंतराव चौहान को मिली 1977 में, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, दैट्स इट। यशवंतराव चौहान क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जनता पार्टी आ गई थी ना, तो ये आपके कांग्रेस से हो जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। डन। तो पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया कि लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में सीपीआई थी, वो नहीं होगा। इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ये बात भी सही है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन बोलता तो 1977 होता, नॉर्मल रिकॉग्निशन बोला तो 1969 है, उसके पहले कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं थी। ऐसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोलता, अपोजिशन का लीडर बोल देते थे ऐसे। तो ये दोनों पहला जो है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और बोल रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको लोकसभा में मिनिमम 75 मेंबर होने चाहिए आपके साथ, है ना। अगर उससे कम है तो नहीं रिकॉग्नाइज होंगे। हमने क्या पढ़ा? 10% पढ़ा ना, 10% पढ़ा तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये वाला गलत है। अब यहाँ पे एक बात है, अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा होता, आपने द हिंदू नहीं पढ़ा होता, आपने कम से कम यार यहाँ पे मतलब लक्ष्मीकांत तो पढ़ के जाते हैं, और लक्ष्मीकांत में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पे आपको 10% चाहिए स्ट्रेंथ का, 75 नहीं चाहिए। तो ये वाला आप श्योर हो जाते, ये वाला श्योर हो जाते कि रॉन्ग था, बस ट्रिक लग गई, ये श्योर हो गया रॉन्ग था। बचता क्या है? यही तो बचता है ना, 2 ओनली। पढ़ के जाने की जरूरत है क्या इधर उधर से? नहीं ना। मज़ा आया आपको? ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, अगली बार मिलता जुलता क्वेश्चन भी आया तो आप सॉल्व कर लें, बट इट वॉज नॉट नीडेड। लक्ष्मीकांत में एक लाइन दी हुई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको 10% सीट चाहिए, 75 की बात कहाँ से आ जाती है? मनमर्जी 75 नंबर आपने देखा है कहीं? हाँ, देखा है कहीं? लक्ष्मीकांत में आर्टिकल के अलावा 75 नंबर, 75 आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन ऐसे 75 नंबर देखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? पानी का लॉस ना हो इसके लिए डेजर्ट एरिया में लीफ के कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं? एक बात बताओ आप, थोड़ा बहुत राजस्थान देखो, कैक्टस देखा आपने? कैक्टस देखा है? नहीं देखा है बचपन में? थोड़ा बहुत तो याद करिए। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुका है, तीनों के तीनों ऑप्शन रिपीटेड थे। ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इससे हमें क्या ट्रिक मिलती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करके जाने साल के? 10 ईयर के, है ना। और कितने में एलिमिनेशन सीखनी है? 17, 18, 19, 20, जब तक कि नया कोर्स महंगा लॉन्च ना हो जाए। ठीक है, तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में और कराएंगे। एनीवे, तो क्या क्या डिजर्ट में होते हैं एडेप्टेशन? तो आपको सिंपल जो है राजस्थान को याद करना था। अब राजस्थानी नहीं है, फिर भी आपने कम से कम कैक्टस का पौधा याद करते हैं। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, थोड़ा सा मोम जैसा नहीं लगता? फिसलन से आपको नहीं फील होती? बताऊंगा क्यों होती है। चाइनी लीव्स, आपको लग रहा हो कैक्टस का तो बड़ा पत्ता होता है, भाई कैक्टस का वो बड़ा पत्ता नहीं, तो वो स्टेम होता है, वो पतले जो कांटे होते हैं वो मॉडिफाइड है पत्ते की तरह। सॉरी, कांटा जो है मॉडिफाइड लीफ है। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्ते की जगह थॉर्न्स। क्यों? डेजर्ट में बारिश नहीं हो रही,
धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो वाटर का लॉस हो जा रहा है बेचारे प्लांट का। अब ये बताओ कि प्लांट के पत्ते के कवरिंग पे वैक्सी सरफेस रहेगा तो पानी का लॉस बचेगा ना। आप भी तो घर में लगाते हो ना एम सील, तो प्लांट नहीं लगाएगा क्या एम सील? तो वैक्सी लीव क्या है? एम सील है। तो सही है। टाइनी लीव से क्या होगा? सरफेस एरिया घटेगा तो पानी कम निकलेगा। सही बात है। कौन आप छोड़ो ना यार। बिहार में देखो कितना होता है, आम वगैरह का ट्री होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बरगद होते हैं, बड़े मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जैसे जैसे आप राजस्थान जाते जाओगे आपको छोटे छोटे पत्ते वाला छोटे छोटे पत्ते वाला ट्री मिलने लगेगा, लगेगा कि पत्ते हैं ही नहीं, छोटे छोटे पत्ते। दिल्ली चले आओ ना, बहुत बड़ी ब्रॉड लीफ के ट्री आपको कहाँ दिखते हैं? बारिश होगी तब ना, सारा तो पानी निकल जाएगा उनका। दिल्ली में आपको छोटे पत्ते के ट्री मिलेंगे। मैंने सबसे पहले दिल्ली में यही ऑब्जर्व किया था। पाकिस्तान जाओगे और छोटा मिलेगा। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, सही बात है, कांटा होता है पत्ते की जगह ताकि पानी का लॉस ना हो। 1 2 3। अरे ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, पहला डिफिकल्ट था लेकिन सॉल्व करने एकदम हलवा था, दूसरा इजी था, रिपीटेड क्वेश्चन था और लॉजिक से सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 78th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजस्थान हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अमंग रूरल हाउस होल्ड। मतलब रूरल एरिया में चले जाइए और वहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसे परिवार है। हमें नहीं पता, हमें क्या पता, कोई उसको ज़बरदस्ती ट्रिक बना दे कि नहीं इससे ये पता चलता है वो पता चलता है। नहीं भाई, गिव मी ए लॉजिक वाई बिहार एंड यूपी विल नॉट कम इन माइंड। There is no logic. This is something data one has to know, otherwise this cannot be eliminated simply. Hindsight में सब सही है। राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग रूरल हाउस होल्ड। और ये कोई सुनेगा ना तो पहले वो यूपी बिहार ही सोचेगा कि नहीं, बिहार यूपी में जो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा करते होंगे रूरल में। राजस्थान इंसान नहीं सोचेगा जब तक वो पलट के नहीं देखेगा उस डेटा को, NSS के या न्यूज़ नहीं पड़ेगा। इसको ज़बरदस्ती ट्रिक नहीं बना सकते। सो वी डू नॉट नो अबाउट इट। घेरा घेरा गोला गोला। Out of the total agricultural households in the country, a little over 60% belong to OBC. Now very tricky. ट्रिक क्या है कि थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है और ये डेटा पे फोकस करना, आपका आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ भी एक स्टेटमेंट बहुत इजी दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था स्टेटमेंट बहुत इजी, तो हमने आराम से एलिमिनेट कर लिया था। ऐसे मैंने शुरुआत में बोला था कि बहुत एलिमिनेशन नहीं होगा, बट आप ब्रेन का यूज़ करेंगे तो अभी तक आपने देखा ना, सारा एलिमिनेशन पे आराम से हो रहा है, सारा लॉजिक लगाने से आराम से हो रहा है। कोई डिफिकल्टी है क्या? यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमें पता कि 3 गलत है तो हमारा आंसर आ गया। राजस्थान के हमने प्लांट वगैरह को देख लिया, थोड़ा सा दिमाग में करके थोड़ा कैक्टस को याद कर लिया तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। तो थर्ड क्वेश्चन क्या करें? थर्ड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे दिमाग लगाया है कि राजस्थान का जो है हाईएस्ट परसेंटेज होगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। इतना दिमाग मत लगाइए, नहीं तो गलत है यार, पीछे तो सब दिखता है सही। तो ये हमें नहीं पता था। अब हमें ये भी नहीं पता कि केरला में लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और कभी भी याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा और वो एक स्टेटमेंट राजस्थान के बारे में दे रहा, एक स्टेटमेंट केरल के बारे में दे रहा, और आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो किसका? यूपीएससी का। आप खुद सोचो, क्या यूपीएससी आपसे इतनी डिटेलिंग, ट्राइब वाले में मैंने आपको बताया था ना, पीवीटीजी वाले ट्राइब में ये टेक्निक, क्या यूपीएससी आपसे इतनी डिटेलिंग पूछेगा कि राजस्थान और केरल में कितना कितना परसेंट है, क्या क्या? तो ऐसे में ना, जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाए माइक्रो लेवल की ना, तो वैसे में एक बार को अज्यूम कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट के सही होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें दी हुई हैं, सही दी हुई हैं, यूपीएससी मान के चल रहा है कि आप इतनी तहकीकात नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एक स्टेट के बारे में नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ओवरऑल बोल रहा है कि आपके कंट्री में एग्रीकल्चरल जो हाउस होल्ड है उसमें ओबीसी 60% से थोड़े सा ज़्यादा है। अब इस स्टेटमेंट में बहुत प्रॉब्लम है। पहला तो ये प्रॉब्लम है, इसकी लैंग्वेज देखिए, अ लिटिल ओवर 60%। ये लिटिल ओवर क्या होता है? ये लगाने का क्या मतलब होता है? ज़बरदस्ती का लगाया हुआ है। लिटिल ओवर 60% क्या होता है? दूसरी बात कि कंट्री में पॉपुलेशन का बंटवारा क्या है? अभी तक का जो डेटा हमारे पास एक माना जाएगा स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से 16% हो जाती है एससी की पॉपुलेशन, 16% हो जाती है एससी की पॉपुलेशन, 8% हो जाती है एसटी की पॉपुलेशन। ओबीसी का माना जाता है कि 49 से 51% के आसपास से ओवरऑल कंट्री में बोल रहा हूँ। केरल में 71% हो जाएंगे, बिहार में 61 हो जाएंगे। ओबीसी का ओवरऑल 50% के अराउंड माना जाता है ना। ओबीसी कुछ छोड़ दें तो कई ओबीसी शहरों में रहते हैं, है ना, जैसे बनिया कम्युनिटी हुई। तो एग्रीकल्चर में क्या 49 51 के ऊपर चला जाएगा, 60 चला जाएगा? एक तो लिटिल ओवर पे हमें शक लग रहा है कि ये कैसे दे रहा है। लिटिल ओवर क्या होता है एग्जैक्टली देता है ना, लिटिल ओवर यहाँ पे तो दिया, यहाँ पे ज़बरदस्ती ठूसा हुआ है।
यहाँ वाला तो सही है क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, तो यहाँ हम थोड़ा मान सकते हैं। लेकिन ये जनरल एक ओबीसी के बड़े डेटा में, चलिए उसको इग्नोर भी कर देते, लिटिल ओवर को छोड़िए, उसको नहीं माने क्योंकि यहाँ भी दिया हो, तो लॉजिक मत लगाइए। लेकिन जब ओबीसी पॉपुलेशन इंडिया में अराउंड 50% है और ओबीसी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो रूरल में एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में ये 60 हो जाएंगे अलग से बढ़ के, उसकी बहुत कम चांसेस हैं। दूसरा कि ये माइक्रोस्कोपिक है तो हमने सही मान के चला है, तो इसके रॉन्ग होने के चांसेस हद से ज़्यादा है। 50% 49% से सिंपली बोल रहे हैं कि 60% बढ़ जा रहा है कंट्री में, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली ये डेटा 45% था, घटता है 50 की जगह 45% हो जाता है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड रूरल में ओबीसी का। ये स्टेटमेंट रॉन्ग था और माइक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट दोनों सही थे। तीसरा भी ट्रिक से सॉल्व, क्या दिक्कत है आपको? ओवरऑल रूरल में पॉपुलेशन की जो बंटवारा है उसमें 58% के आसपास लोग हैं जो एग्रीकल्चर में रूरल में हाउस होल्ड हैं, और अगर ओबीसी की बात करें तो 45% है, 45%, ओके, नॉट 60%। और ये आप ये बात को समझ गया ना, जब पॉपुलेशन में 60% है ही नहीं ओबीसी, 50% के आसपास हैं, तो रूरल एरिया में सडनली 60 कैसे हो जाएंगे यार, वो भी एग्रीकल्चर में 45% है, ओके। इस तरह से बड़े आराम से हमने अभी तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे चलिए चलते हैं। ये अगर आपने मेरा एनवायरनमेंट का सेक्शन कर लिया होगा तो आपको बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? एनजीटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट whereas the CPCB has been created by an executive order of the government। अच्छा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, विकीपीडिया पे सिंपल इंट्रोडक्शन था, इतना तो पढ़ के जाना था ना। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। 1974 में, अब इसकी मज़ेदार बात देखिए, थोड़ा सा पढ़ के जाते। 1974 में इसको बनाया गया था सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट से, ठीक। लेकिन बाद में इंडिया का 1981 में देखिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आता है, पावर्स एंड फंक्शंस जो इसको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट से भी मिलता है, तो 1981 में तो बना था 1974 में वाटर एक्ट से, पॉल्यूशन से रिलेटेड, और फिर बाद में 1981 में जब एयर पॉल्यूशन का एक्ट आया तो उससे भी पावर मिल गई, तो एयर वाटर दोनों की पावर मिल गई। और देखिए इट सर्व्स एज ए फील्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, सबसे एक्ट से इसको पार मिली हुई है, और ये बना था वाटर एक्ट से, ठीक। अब क्वेश्चन पे आइए आप। द एनजीटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाई, ये एनजीटी का तो हर कोई जानता, बच्चा झारखंड जेपीएससी तक में पूछ बैठे, तो एनजीटी तो एक्ट से बना, हम जानते हैं। सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नो। 1974 का वाटर एक्ट, फिर 1981 का एयर एक्ट, और फिर बाद में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से भी इसको पार मिली हुई है, बना है यहाँ पे वाटर वाले एक्ट से। तो ये तो हम जान गए कि ये रॉन्ग था। दूसरे क्वेश्चन हम देखें सही है कि गलत। द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। ये सही बात है, एनजीटीसी के लिए बनाए हैं, वो हर कोई जानता है। जब रविशंकर जी का चल रहा था यहाँ पे यमुना के अराउंड, तो एनजीटी ऑर्डर पास कर रहा था कि 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। एनजीटी का पर्पस ये क्यों नहीं याद आ रहा है क्या? एनजीटी का फुल फॉर्म देखिए ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? हायर कोर्ट पे जो है प्रेशर कम करना है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा और एक ट्रिब्यूनल बना लिया, भर्ती कर नहीं रहा हो तो सारा तो हम ही के पास आ रहा है, नहीं तो केस लटका हुआ है, तो इससे बढ़िया यहाँ तो खत्म कर दो ट्रिब्यूनल, हम ही को दे दो सारे केसेस, नहीं करना है अगर हमारा लोड कम। तो एनीवे, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन और लिटिगेशन, और ये नेचुरल जस्टिस देखता है, ओके, रूल रेगुलेशन से ज़्यादा नेचुरल जस्टिस देखता है कि एनवायरमेंट हार्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब याद रखिएगा, विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा कहीं से। सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। स्ट्रीम्स एंड वेल्स क्यों? वाटर एक्ट से पार मिली हुई है ना। एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। एयर क्यों? एयर एक्ट से पार मिली हुई है ना। तो अगर आपको इसका पता चलता कि कैसे बनी है वाटर एक्ट से, एयर एक्ट से, तो ये स्ट्रीम्स एंड वेल्स और क्वालिटी ऑफ एयर तो आपको समझ में आ जाता ना, तो ये तो राइट हो जाता ना, है ना। बी, अगेन एलिमिनेशन, बहुत आसानी से इसको हमने कर लिया। 4 क्वेश्चन तो हमारे बड़े ईजी से हुए। 5वें क्वेश्चन में क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों नहीं, बिल्कुल डालिए। बस बात यही है कि 1973 के केशवानंद भारती के केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई है, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 1973 के पहले का आपने डाल दिया 9th शेड्यूल में, उसका हम रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन जो 1973 के बाद डाला है उसका हम रिव्यू करेंगे। तो ये बात तो सही है कि लेकिन डाल तो सकता है पार्लियामेंट, नहीं तो 9th शेड्यूल होता किस लिए? झुंझुना बजाने के लिए। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि पार्लियामेंट कैन प्लेस
पर्टिकुलर लाइन द 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस लिए बना हुआ 9th शेड्यूल जब उसमें डालना ही नहीं है? हम अभी जुडिशियल रिव्यू की कहाँ बात कर रहे हैं? हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। भाई अब गोल करो, 9th शेड्यूल में डालो, बॉम्ब डालो, आपको जो मर्जी करना करो, चादर डालो, पानी डालो, आग डालो किसी पे। जुडिशियल रिव्यू तो बाद में आएगी ना। पहले स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है? ये तो हमारा फिक्स हो गया था, इतना तो हम फिक्स हो गए थे कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें भी 2 एलिमिनेशन हो गए। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। भैया कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना कि जुडिशियरी रिव्यू नहीं करती है, तो पहले तो सीधा आंख मूंद कर उसको गलत कर दीजिए। जुडिशियरी सुप्रीम हर किसी चीज़ का रिव्यू करती है, ठीक, सही बात है। ये हर किसी चीज़ का रिव्यू करने लगी अब जुडिशियरी। ये तो बोले ही ना कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको हम लोग एक्सट्रीम ही अब लेते हैं। लेकिन दूसरी बात है, पॉलिटी का बेसिक है ये कि 1973 के बाद में कुछ भी डालिए 9th शेड्यूल में, उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। उसको नल एंड वाइड भी कर सकते हैं। नहीं होता तो हम एनजेएसी एक्ट को नहीं डाल देते 9th शेड्यूल में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर है यार, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। 9th शेड्यूल में भी होगा तो 5 का क्या हो जाएगा? ये ओनली हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ईजी, कोई दिक्कत नहीं। जय 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन यूज। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्यों डाला? अरे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि सरकार ने डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को, बोला कि पेट्रोल पंप वगैरह पे सब पे जो है एमडीआर जो है सरकार देखेगी, अपनी तरफ से देखेगी, और छूट दे दी। तो लोगों को जो है अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ता था, और मर्चेंट को भी अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ता था। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन बाद में सरकार ने भी बोला कि हम एमडीआर फिर से लगाएंगे, हम क्यों दें? तो फिर वो महंगा पड़ने लगा। तो जो पेट्रोल पंप वाले थे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने नहीं देते, फिर बोल रहे थे हमें कैश दो, है ना। होता क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट कि ये जो कार्ड होते हैं ना आपके, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सारे जो होते हैं ये सब मर्चेंट होते हैं, ठीक है ना। द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर मिस कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। तो ये जो बैंक वाले जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बनवाते हैं ना, जब इससे ट्रांजैक्शन होता है तो पेट्रोल पंप वाले को जो है 2% के आसपास जो है, कुछ अमाउंट तो याद नहीं आ रहा, 2% के आसपास जो है ना कट करके वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की फीस देनी पड़ती है, ऊपर बैंक वालों को देनी पड़ती है, कार्ड वालों को देनी पड़ती है। तो वो गवर्नमेंट ने बीच में जो रिलैक्स कर दिया था अपने तरीके से, तो वो लोग बड़े आराम से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे थे। कस्टमर भी मजे में था कि सेम रेट पे पेट्रोल मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या। और पेट्रोल पंप वाला भी चलो कि ठीक है डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहा है। कुछ दिन बाद सरकार कहती है कि अब एमडीआर फिर से लगेगा। नाम है डिस्काउंट रेट, ठीक है, नाम है डिस्काउंट रेट, लेकिन लगते हैं फीस। और इसी ट्रिक के कारण यूपीसी ने डाल दिया। तो ये क्या होता है कि कार्ड बनाती है जो बैंक, उससे ट्रांजैक्शन का सुविधा देती है सबको, मर्चेंट को। मर्चेंट मतलब क्या हुआ? सेलर हुआ, पेट्रोल बेचे, तेल बेचे, आग बेचे, प्यार बेचे, कुछ भी बेचे। तो वो जो है उसको एक फीस लगती है कि आप हमारे कार्ड का उपयोग कर रहे हैं कस्टमर ना, और आप जो मशीन लगा के रखो तो हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। यही पैसा जो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय ए बैंक, द चार्ज टू ए मर्चेंट मतलब जो सेलर है उसको जो चार्ज लग रहा है, कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है, फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स प्रॉमिस कस्टमर्स थ्रू ए बैंक्स डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से जो है करवाइएगा, या क्रेडिट कार्ड वर्ग में भी रहता है ये। तो 6 का सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 अगेन यहाँ पे बहुत हंगामा चल रहा था कि एनएसजी का इंडिया पार्ट नहीं बन पा रही। तो करंट अफेयर में ये जो टॉपिक कूद के बोल रहा था कि व्हाट इज और आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ए कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द एनएसजी। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं बात, यही तो बात हो रही थी ना कि एनएसजी में इंडिया क्यों जाना चाह रहा था कि इंडिया को फ्यूल की सप्लाई होगी अच्छे से, न्यूक्लियर फ्यूल की, सिविलियन वाले की, और साथ ही साथ इंडिया का जो बाकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह ले पाएगी इंडिया, यही कारण था, है ना। दूसरा, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ द नॉन पॉलिफरेशन। भैया एनपीटी का मेंबर नहीं बन रही है इंडिया, इसीलिए चाइना जो है एनएसजी का मेंबर नहीं बनने दे रहा। यही तो ट्रिक है। ये बड़े वाले पहले कंट्री जो पहले मेंबर बन गए, उन्होंने बोला कि हमें जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को बोल रहे कि जब तक इंडिया जो है एनपीटी पे साइन नहीं करेगा तब तक एनएसजी में नहीं आ सकता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इंडिया एनएसजी में नहीं जा पा रहा। चाइना क्या कह रहा है कि एनएसजी का हम इंडिया को मेंबर नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि उसमें जाके इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, फ्यूल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में आप पे बहुत रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं कि आप जो है कहीं भी न्यूक्लियर आर्म वगैरह नहीं प्रोलिफरेट करोगे। इंडिया कहता है कि हमने तो सब कुछ सही से रखा, आज तक कुछ ऐसा किया नहीं, और हम क्यों साइन करें? आप जो चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे मेंबर पहले से बन रखे हो, आप लोगों तो एनपीटी पे साइन नहीं किया था, आप तो ऐसे ही बन गए।
तो वही है, चाइना कहता है कि नहीं अब नया मेंबर आया तो हमने रूल लगा हुआ है कि एनएसजी के लिए आपको एनपीटी का साइन करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करेंगे तो वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया एनएसजी का मेंबर बन जाएगा, बट इट्स नॉट द रिवर्स। और वो भी ऑटोमेटिकली नहीं बनिएगा। एनपीटी पे साइन करने का मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली आप एनएसजी के मेंबर बन जाइएगा, बट एनएसजी का मेंबर बनेंगे और आपको ऑटोमेटिकली एनपीटी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तब तो इंडिया कहती ही क्यों, इंडिया को तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करना ही नहीं है। तो बहुत न्यूज़ में था, दूसरा गलत है, पहला सही है, इसमें क्या बोलूँ इसमें। समझ गया ना बात को? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर इंडिया बनना चाहता है। बाकी चाइना कह रहा है कि इंडिया को अगर बनना है तो उसको एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। इंडिया बोल रही है कि हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें ऐसे ही बनाओ। और इंडिया ऐसा क्यों कह रही है? दो रीजन। एक तो इंडिया ये बोल रही है कि हम तो ऐसे ही पीसफुल कंट्री, हम क्यों साइन करें। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। तीसरा ये कि जब ये सारी कंट्री पहले से जो बड़ी बड़ी कंट्री बन रखी है उसकी मेंबर एनएसजी की, उन्होंने तो साइन किया नहीं, तो हमसे क्यों साइन करवा रहे हो यार। समझे? बट वो लोग कह रहे हैं कि साइन करो तब आने देंगे। और ये स्टेटमेंट क्या है कि जो एनएसजी में आइएगा तो एनपीटी पर डायरेक्टली आपका साइन हो जाएगा। साइन थोड़े हो जाता है ज़बरदस्ती। 8वां क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज डिसीजन टू लेवी एंड इक्वलाइजेशन, ये फिर से न्यूज़ में आया, इक्वलाइजेशन टैक्स आया था 6% का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे नॉन रेजिडेंट एंटिटी, जैसे गूगल वगैरह है ना, वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देते हैं ना, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही थी कि हम आपसे टैक्स लेंगे क्योंकि आपका सारा एडवर्टाइजमेंट तो इंडिया में हो रहा है, तो हमें जो है उसकी इक्वालिटी मेंटेन करनी है। उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपके ऑनलाइन जो ऐड वगैरह चल रहे हैं, पैसा जो मिलता है ना गूगल ऐड वगैरह से, तो हमें उसमें 6% देना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या बात है सही है। इट इज़ ए टैक्स इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऐसा तो ना जीएसटी भी नहीं आया था उस टाइम पे। जीएसटी कब आया? अच्छा सॉरी, जीएसटी एक साल पहले आ गया था 2017 में। एनीवे जीएसटी आया तो हम उसमें जो है टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में टैक्स क्रेडिट की अगर बात होती तो फिर वो लगाने की ज़रूरत ही क्या थी इक्वलाइजेशन लेवी। हम ऐसे ही वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कर देते कि भाई यूएसए में टैक्सेशन होगा और यूएस जो है इंडिया को पैसे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं थी। ये लगाने की अलग से क्या ज़रूरत पड़ती, ऐसा कुछ नहीं था तभी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ना। ये तो पक्का दिख रहा है कि रॉन्ग होगा। आप समझ रहे बात को? जब ये बोल रहा है कि नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन, कि इंडिया में जो है हमसे 6% ले रहा है तो होम कंट्री में वो बोलें कि हमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दीजिए। ये सब कैसे होगा? इतना बड़ा आर्किटेक्चर कैसे हैंडल होगा? जीएसटी में हैंडल करने के लिए हमें कंट्री में हैंडल नहीं हो रहा है ठीक से, वर्ल्ड लेवल पे कैसे होगा? दूसरी बात कि जब उनको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट उनकी होम कंट्री दे, इससे अच्छा नहीं हो कि होम कंट्री जो है अकेले 20% लगाए और फिर यहाँ पे हमें लौटा दे इंडिया को कि 6% पैसा हुआ है, तो यहाँ से टैक्स ले फिर वहाँ से इनपुट ले। ये क्या है? इंडिया फिर टैक्स किस बात का ले रही है? फिर तो इनपुट का पैसा इंडिया को देना पड़ेगा उस कंट्री को जाके। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये रॉन्ग है। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नाउ यहाँ पे फर्स्ट वाले में कोई ट्रिक नहीं चलेगी, इसको फाइनेंस बिल या बजट में डाला गया था 2016 में, कांग्रेस की नहीं 2016 में सॉरी, ये डाला गया था फर्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे 2016 में, ये बजट में डाला गया था। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, अब ये न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर कर रहे होंगे, उनको पता चलेगा, अदरवाइज चांसेस नहीं है। अब इसको भी जोड़ तोड़ के हम बोल दें कि नहीं ये जो है आ, गलत है, हमें पता है, तो ये गलत चीज़ होगी यार। जहाँ नहीं लगेगा ट्रिक नहीं लगेगा, नॉलेज है, फैक्ट है, होना पता चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बट चलिए कम से कम आप टू का तो श्योर हो रहे हैं इसकी लैंग्वेज से और लॉजिक से, टू का श्योर हो रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। वन है नाइदर वन टू, वो इसमें भी कई लोग बोलते हैं कि नाइदर आंसर नहीं होता है, तो नाइदर वन नॉर टू, ये सब गलत तरीके हैं। उसी को बोलते हैं, एक होती है एजुकेशन, एक होती है ज़बरदस्ती ठुसाऊ एजुकेशन कि नहीं हम प्रूव करके रहेंगे, हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। ठीक, वादा रहा। The Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended debt to GDP ratio of 60% for the general combined, मतलब पूरे गवर्नमेंट का कितना डेट टू जीडीपी रेशियो मेंटेन हो जाए 60%। और बाकी फिर से पढ़ते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम पे जब आया था तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये FRBM का रिकमेंडेशन आ रहा था इसके बारे में, NK सिंह का रिकमेंडेशन, रोज़ रोज़ स्टेटमेंट आ रहे थे, न्यूज़पेपर भरा हुआ था। बट फिर भी न कुछ जाने भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर सकते थे। उसके लिए सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फार्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द अदर। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई उधार लेके बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट से
और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई और उधार उठाना चाह रही है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए सिंपली जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोविंग से रिलेटेड एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आर्टिकल 292 और 293 आपको पढ़ के एग्जाम में जाना होता है। 292 का देखिए क्लॉज नंबर 3, अ स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लोन विच हैज़ बीन मेड टू द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किसी स्टेट को उधार दिया हुआ और उस स्टेट ने नहीं चुकाया है, तो उसके बाद अगर कोई नया लेना है तो फिर आपको जो कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल उठा के लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ तो बड़ी आसानी से जो कि आपको सही करना है वही लिखा हुआ है। थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ के जाएं, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएं, ये ना छोड़ के जाएं। थर्ड स्टेटमेंट तो आप सही करके आएँ। नाउ यो कि थर्ड सही है तो आपने ये तो एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। क्या लिखा हुआ है? FRBM की कमेटी के रिकमेंडेशन ने बोला रिव्यू में कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशियो है वो कितना है? 60%। ठीक, ये करना है 60%, 2023 तक लेके जाना है, 60% मेंटेन करना ओवरऑल। और उसमें बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो क्या करना है, 40% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 2023 तक क्या कंडीशन रहेगी? टोटल जो डेट टू GDP रेशियो इंडिया में वो 60% रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 40% रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का 20% रहेगा। तो किसका ज़्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 40, और किसका कम है? 20 है। नीचे के स्टेटमेंट में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज, जैसा डोमेस्टिक होगा वैसा फॉरेन होगा, मिला जुला के होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज 21% ऑफ GDP, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना डोमेस्टिक लाइबिलिटीज? 49%। ऊपर में बता रहे हैं कि जब हम घटाएंगे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% रहेगा ओवरऑल, और स्टेट गवर्नमेंट का 20 रहेगा। और नीचे बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपेयर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 21% है और स्टेट गवर्नमेंट का 49% है। तो आपको रिवर्स नहीं दिख रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे ज़्यादा है और डोमेस्टिक वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनली 21 है, स्टेट गवर्नमेंट का ओवरऑल 20 करना है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो है डोमेस्टिक यहाँ पे देखिए कि 49% कह रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ तो नहीं जा सकते ना। सुडोकू टेक्निक, जब हमें कम करके सेंट्रल गवर्नमेंट का 40 करना, स्टेट गवर्नमेंट का 20 करना है, तो डोमेस्टिक में भी उसी के प्रोपोर्शनेट कुछ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इतना कम हो जा रहा है 21, स्टेट गवर्नमेंट का 49% रह रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो 40 के साथ 49 जाएगा, 20 के साथ 21 जाएगा, तब समझ में आएगा। और यही था, यहाँ पे डेटा रिवर्स किया हुआ है सीधे। तो आप समझ गए ना, जो बड़ा है वो डोमेस्टिक में भी बड़ा रहेगा, उल्टा किया हुआ है। स्टेट और सेंट्रल का यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। लेकिन अब आप ये नहीं जानते कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोई ज़बरदस्ती प्रूव करने लगे तो अलग बात है, पढ़ के तो जाना पड़ता है यहाँ पे। तो एक कहने का मतलब है कि 1 और 2 साथ नहीं जाएंगे, 1 और 2 साथ नहीं जाएंगे तो एक और आप कम से कम एलिमिनेट कर लेंगे। 1 तो आपको मतलब 3 तो आपको पता था, तो दैट मीन्स कि आप 1 एलिमिनेट कर चुके थे। आपके पास बस 2 ऑप्शन बचे हैं और 3 दोनों जगह आपको पता है कि कन्फर्म है। अब 1 और 2 में आपको देखना था, है ना। 1 और 2 में थोड़ी नॉलेज होती है इनकेसिंग कमेटी वगैरह का, जो आप पढ़ के आते। FRBM के आना, आप FRBM का रिव्यू कमेटी, जो आपके फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, वो भी FRBM के रिव्यू कमेटी भी उन्हीं की थी। तो इसीलिए बार बार इनकेसिंग बोल रहा हूँ। तो ये अगर थोड़ा पढ़ के जाते तो आप जानते कि यहाँ पे सीधे सीधे 60% ओवरऑल बात थी, 40-20 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की बात थी। और डोमेस्टिक वाले का डिटेलिंग नहीं भी जानते तो आप वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, क्योंकि आपको 1 पता था, 3 पता था, तो 1, 3 पता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और आपके 1 और 2 साथ में जा नहीं सकते थे, समझे। थोड़ी नॉलेज हो तो यहाँ पे 60-40-20 पता होता। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाते तो यहाँ पे आपको पता होता कि मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपका बकाया है। तो 1-3 यू न्यू, बट आप कंफ्यूज होते किसके लिए? 2 में फंस जाते यहाँ पे, 1-3 और 1-2-3 में। वहाँ पे आप सुडोकू टेक्निक लगाइए कि यहाँ पे जब इसका 40% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे 21 डोमेस्टिक में कैसे हो जाएगा? डेटा रिवर्स की हुई है, जिसका 49 है उसी का 40 है, और जिसका 21 है उसका 20 है, रिवर्स किया हुआ है। तो 1 और 2 साथ नहीं जाते, ये दोनों के अगेंस्ट आ रहे हैं आपस में, 1-2 साथ नहीं आते, तो ये एलिमिनेट कर लेते और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ऐसे जो थोड़ा पजल टाइप का सॉल्व करिए, है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लिमिटेड नॉलेज से फिर काम हो जाएगा। 10, द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स इन इंडिया इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन लास्ट 5 ईयर्स। अब कई लोग यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे कि कंसिस्टेंटली जो होता है लास्ट 5 ईयर्स होता है, ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। नहीं, तेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मोस्टली पाम ऑयल पे डिपेंड करते हो। इंडिया में ऑयल होता है
लेकिन हम इतना ऑयली कंट्री हैं कि हम ऑयल का हमेशा से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के बिल में ऑयल बहुत बड़ी चीज़ है, वेल नोन फैक्ट। ओके, तो है 5 साल से, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज ए स्पेशल केस। ऐसा है क्या? कस्टम ड्यूटी नहीं करेगी इम्पोज, तो फिर तो मतलब फ्लड हो जाएगा बाहर से, अंदर की ऑयल जो है कंट्री की वो तो विनाश हो जाएगा उसका। तो ये हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करिए। डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि कल को कंट्री में बहुत ज़्यादा तेल हो गया पैदा, फिर भी हम जो है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक्सट्रीम केस कैसे हो सकता है? फिर तो फ्लडिंग हो जाएगी कंट्री में सस्ते तो फिर डोमेस्टिक वाले जो पैदा कर रहे हैं तेल तो वो बर्बाद नहीं हो जाएंगे? वो पैदा करेंगे तेल 50 रुपये का, बाहर से तेल आ जाएगा 20 रुपये में, कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं, तो कंट्री में कौन सा बिकेगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? बाहर वाला। तो प्राइस इक्वलाइजेशन तो करनी पड़ेगी ना, भले इंपोर्ट हो लेकिन आपके डोमेस्टिक वाले से महंगा होना चाहिए ना, ताकि आपका डोमेस्टिक वाला पहले बिक जाए, फॉरेन वाला बाद में बिके। पाम ऑयल थोड़ा महंगा पड़े, तब भी सस्ता ही पड़ता पाम ऑयल। खैर, तो अब इतना तो लॉजिक लगा सकते थे कि ये रॉन्ग है, फिर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ दिस क्वेश्चन, ये बड़े बड़े लोगों को इस क्वेश्चन ने परेशान कर दिया, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? अब 11 नंबर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको एनसीईआरटी में, या जिसका जवाब आपको स्पेक्ट्रम में, या इनफैक्ट शेखर बंदोपाध्याय में नहीं मिलेगा। कहने के लिए इसका जवाब आईसीएसई बोर्ड की हिस्ट्री बुक में है, कहने के लिए इसका जवाब तमिलनाडु की 12th क्लास की बुक में है, लेकिन इतना कौन पढ़ेगा? अगर हिस्ट्री इतना पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनते, आपको एक्सेप्ट करना होगा। बट चलिए, क्या हम इसमें से अटेम्प्ट करने लायक सिचुएशन बना सकते थे? अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कम से कम एक तो एलिमिनेट कर लीजिए। आप देखिए, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये सारे लोग गरम दल के हैं, है ना। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो नरम दिल के हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। आपको पता है तिलक के बारे में? तिलक का नाम यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, तो वहाँ से लाल आ जाता है, और फिर बिपिन चंद्रपाल से पाल आ जाता है। तो ये जो लाल बाल पाल 3 जो गरम दल वाले थे, उसमें से देखिए कि बिपिन चंद्रपाल यहाँ पे हैं, लाला लाजपत राय हैं, और थर्ड बाल लाल पाल में नहीं आते, लेकिन अरबिंदो घोष भी गरम दल वाले थे। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत कुछ किया था इन्होंने, तो फिर बाद में इन्होंने वहाँ पे आश्रम भी खोल लिया पांडिचेरी में, जब देखा कि पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहने को कहा गया। अब इसमें से कम आप एक तो एलिमिनेट कर सकते थे ना, कि तीनों जो हैं एक जैसे डले हुए हैं, तो ऑड वन आउट तो आप हटा सकते थे यहाँ पे। तो इतना तो हो गया, कम से कम 3 में आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से? क्वेश्चन इसलिए आया कि 2016 में कुछ हुआ था। अब एग्जामिनेशन का पेपर है 2018 का, अब करंट अफेयर 2 साल पहले का, बट टफ पेपर टफ होता है। 13 जनवरी 2016 का पीआईबी का रिलीज है, कि वहाँ जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्ट एंड कल्चर, टूरिज्म है, टूरिज्म और कल्चर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब कम्प्लीटली उनको मिला हुआ है। साथ ही साथ सिविल एविएशन का भी काम था, महेश शर्मा। महेश शर्मा ने क्या किया कि एग्जीबिशन चलाई, किस चीज़ पे? लाला लाजपत राय पे। क्यों? और एग्जीबिशन का नाम रखा सेल्फलेस पैट्रियोट। क्यों? क्योंकि उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी हो रहा था। और वहाँ भी देखिए कि 150th कैसे हो रहा, 150th पिछले साल हो रहा था, एग्जीबिशन बाद में लग रही थी। जन्म हुआ था 1865 में, डेथ हुई थी 1928 में। तो 1865 से आप देखेंगे तो 1900 तक 35 ईयर हो जाएंगे, फिर 100 साल जोड़ दीजिए, 2015 तक 15 साल हो जाएंगे। तो ऐसे करके 2015 में 150 साल जो है, और उसके चूँकि अगले साल का काउंट होगा, तो 2016 में इनके पूरे हो गए, है ना। आप एक साल बढ़ा के काउंट करोगे ना, यहाँ पे 65 में तो जन्म हुआ, तो इस तरह से 150 साल पूरे हुए हैं। अब 150 साल पूरे हुए, तो यहाँ पे पीआईबी में एक रिलीज़ आया था, उस रिलीज़ में 150th बर्थडे की बात तो की गई थी, और भी बहुत कुछ बातें की गई थी, सारे ऐसे साथ में लाल बाल पाल सबकी बात की गई है। लाला लाजपत राय वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्य समाज एंड इट्स फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। बस इतना ही है क्या? ही रोट हिज बायोग्राफी, खुद की लिखी, है ना, और हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज पे। और देखिए, he joined Swaraj Party in 1926 and was elected as deputy leader in the Central Legislative Assembly. Central Legislative Assembly में गए थे, और वहाँ पे 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन से कॉपरेशन करने के खिलाफ जो अपना एक रिजोल्यूशन मूव किया था, और उसी के प्रोटेस्ट में, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, लाहौर में लाठी चार्ज में उनकी जो है चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर जो है इंजरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। He also visited USA and Japan
ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन अक्टूबर 1917। इंपॉर्टेंट। पंजाब शिक्षा संघ हो, राधा किसान हाई स्कूल हो, ये इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था। फिर बाद में एग्ज़ाम के लगभग 1.5 साल पहले अगस्त 2016 में फिर से लाला लाजपत राय पे यहाँ पे पीआईबी में एक आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉपुलर बायोग्राफीज़ उन्होंने लिखे, साथ ही साथ कुछ किताबें चीज़ें भी लिखी, मजीनी पे लिखी, गैरीबाल्डी पे लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती पे लिखी, ऐसी सारी चीज़ें किए थे इन्होंने। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वही बात है कि इतना कौन पढ़ेगा, है ना, इतना पीआईबी 1.5 साल पहले का। इसी के लिए मैंने आपके लिए आरएसएस फीड जो है करके बना दिया है कि सारे इनसाइट्स और पीआईबी के जो भी फीड हैं वो आते रहेंगे। तो बॉट है वो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे अभिनव सिंह ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा। तो पीआईबी के सारे अपडेट आते रहते हैं, तो क्यों नहीं आप उसका एक बार हेडिंग देख के, अगर कोई ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बारे में, कल पाल के बारे में आ जाए, घोष के बारे में आ जाए, नेहरू के बारे में आ जाए, तो क्यों ना एक बार 1 मिनट देके आप रीड कर लीजिए। रिवीजन के लिए कोई थोड़ी ना बोल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो क्या बुराई है, आंसर वगैरह भी अनरिच हो सकता है। तो आपको तो पता ही सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैजिनी गैरीबाल्डी शिवाजी श्री कृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा। तो मैजिनी गैरीबाल्डी हमने देखा था, अमेरिका में रहे देखा था, सेंट्रल असेंबली में आए देखा था। तो उस तरह से लाला लाजपत राय आंसर निकलता है। एट द सेम टाइम विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो है ना, ये लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में आए ही नहीं थे कभी। तो यहाँ से सीधा एलिमिनेशन हो जाता है। फॉरेन में जाए कि नहीं जाए मतलब नहीं है, ये आए ही नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए नॉलेज चाहिए और थोड़ा मतलब जो पहले से एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने पीआईबी देखा होगा, बट एक आप एलिमिनेट कर सकते थे एटलीस्ट, इतने में खुश रहिए। मुश्किल क्वेश्चन था। 12, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड। कितना ईजी क्वेश्चन है, अगेन सिंपल ट्रिक। अब चलिए यहाँ पे लॉजिक लगाइए। लॉजिक ये लगाइए कि आधार कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, पासपोर्ट होता है ना सिटीजनशिप के लिए। आपने कभी सुना कि आधार कार्ड से सिटीजनशिप होता है? यहाँ न्यूज़ में ये भरा हुआ था कि आधार कार्ड इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, और ये बार बार गवर्नमेंट बयान दे रही थी। बार बार गवर्नमेंट से पूछा जा रहा था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है क्या? नहीं, आधार कार्ड इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये न्यूज़ में भरा हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट डाली हुई थी। और ये बहुत ईजी था, तो लोगों ने इसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्या था, आधार नंबर एक बार इशू हो गया तो फिर उसको डीएक्टिवेट या ऑमिट नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए, कल को यूआईडीएआई को कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे दे, लॉजिक लगाइए, फर्जी डॉक्यूमेंट दे दे और आधार कार्ड बनवा ले अपना, गलत एड्रेस दे दे, गलत तरीका से स्टाफ वहाँ पे करप्शन करके बना दे, फेक डेटा दे के बना दे, तो क्या हम उसको भी एक्टिवेटेड रखेंगे? व्हाट इज लॉजिक इज दैट? मतलब गलत आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड डेटा दे के बनवा दिया। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी अगर आपने गलत तरीके से बनवाया और बन गया तो आपका डीएक्टिवेट ऑमिट तो होगा ना, आधार नंबर बिल्कुल आपका चला जाएगा। फिर ऐसे फर्जी होगा तो ये कैसे सही हो सकता है? इसका तो बहुत आसान था आंसर, ये आराम से आप लॉजिकल गेसिंग कर सकते थे यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके। ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप गलत तरीके से बना सकते हैं, कोई मर जाए कल को। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कई लोगों ने इसमें लेक बैकाल डाल दिया बोल के कि नहीं लेक बैकाल भी श्रंक हो रहा होगा। हाउ कम? लेक बैकाल एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर का जो है ना लेक है, तो उसके श्रंक होने की बात अगर होगी भी तो बहुत मिनिमल होगा, उसको आपको इग्नोर करना है। ब्लैक सी में तो क्या ही बोलूँ, ब्लैक सी के अराउंड कंट्री झगड़ रही हैं कि उनको अपना पोर्ट बनाना है, रसिया वहाँ से क्रॉस होकर मिडिल ईस्ट में आता है। तो ब्लैक सी तो सबको पता था कि ब्लैक सी बहुत बड़ा है, कोई मतलब इतना श्रंक नहीं हो गया है। देखिए इमेंसली पूछ रहा है ना क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, श्रंक और इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेक बैकाल के एरिया में तो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत होती भी नहीं है यार, रसिया के जिस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत होती भी नहीं है। लेक बैकाल तो आप नहीं मारना चाहिए था, कई लोगों ने उसको 1 और 3 कर दिया, विच वॉज रॉन्ग, लॉजिकली रॉन्ग। लेक बैकाल बहुत बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे कम होती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लगभग सूख गया है, और अरालसी का मैप एक बार उठा के देख लीजिए, गूगल अर्थ से ऑलमोस्ट सूख गया। ये आपके मिडिल ईस्ट में है, सेंट्रल एशिया में है सॉरी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये अरालसी है। एक बार अरालसी गूगल करके बैठते ना, वर्ल्ड के आपको एक फोकस एरिया मैंने पहले बता दिया ना, ये फोकस एरिया मैंने आपकी पूरी लिस्टिंग करा दी है ना कि कौन कौन से सी आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से लेक आपको जानने हैं, तो वहाँ से आप सिंपल आंसर निकाल सकते हैं ना अगर आप पढ़ के जाएँ तो। 1989 में इसका एरिया देखिए और अब इसका एरिया देखिए, श्रंक हो गया पूरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। अराल सी थोड़े दिनों में सूख जाएगी और वहाँ कोई सी नहीं रहेगा। सी कहने को है, ये है पूरा लैंड लॉक्ड लेक ही है, लेकिन अराल सी को सी बोला जाता है, तो क्या कर सकते हैं। अब समझ गया ना, ये इजी क्वेश्चन था। लेक बैकाल आप कैसे मार्क कर सकते हैं,
मैंने बस अराल से किया था, लेक बैकाल सुन के याद आता कि बहुत बड़ा लेक है। और ये अराल से एक्चुअली मुनाल में राजधानी मैम की ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ा था और बताया था कि देखिए देखिए सूख गया, तो उस तरह से भी याद था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ये आपको करंट अफेयर से पढ़ के जाना था तभी आप सॉल्व कर पाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने माइंड को एक हायर थिंकिंग लेवल पे लेके जाइए तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, जो कि एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक फेमस इंडेक्स नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या आपको शंकर आइए इसका इंडाइसेज एंड रिपोर्ट जाके पूरा रटने की जरूरत है? नहीं। आपको क्या करना है, आपको 1.5 ईयर का PT 365 मंथली मैगजीन प्रेफरेबली, लेकिन नहीं पढ़ पाए तो PT 365 पढ़िए और वहाँ पे जो रिपोर्ट्स और इंडाइसेस मेंशन है आपको उतनी ही करने हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट स्कीम में आप पूरी जाके पढ़ने लगते हो क्या लास्ट में आपको याद रहता है कुछ कि किसमें कौन सा था प्रोविजन, कौन से मिनिस्ट्री में था? जो 1.5 ईयर में न्यूज़ में आया उतना ही करिए। गवर्नमेंट स्कीम की PDF रखिए, लेकिन उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करिए। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी है, नरेगा है, ऐसी चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी ना। मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत है, ये सब तो आपको रेफर करना पड़ेगा। या फिर हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट है, जो कि नाम वगैरह चेंज हो गया उसका, PMAY वाला। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको जाके रेफर करनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी स्कीम। लेकिन हर छोटी स्कीम आप बैठ के रट रहे हैं कि वहाँ पे रट के हम तो वहाँ पे करेंगे, 1 नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे। नहीं, आप 1.5 ईयर का पढ़िए, उसके बाद रेफर करिए वहाँ से जो कि आपको लगे रेफर करने की ज़रूरत है ना। वो आपका बाइबल की तरह यूज़ होता है गवर्नमेंट स्कीम, आप जाके उसी को पूरा रटने लगते हैं, वो मत करिए। इसी तरह इंडाइसेस रिपोर्ट्स के लिए अलग से बुकलेट मत पढ़िए यार, जो आपके आया है करंट अफेयर में उतना पढ़िए, उसके बाद देखते हैं एग्जाम में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अब दिमाग को हायर लेवल पे कैसे लेके जाना है? आपने पॉलिटी में रूल ऑफ लॉ पढ़ी है ना, रूल ऑफ लॉ पढ़ी आपने पॉलिटी में, तो सीधे सीधे क्या में पढ़ी? पॉलिटी में पढ़ी। और रूल ऑफ लॉ किस चीज़ से रिलेट करेगा? यहाँ पे लॉ की बात आ गई है ना। रूल ऑफ लॉ ये पूरा जस्टिस का सिस्टम नहीं है। रूल ऑफ लॉ जस्टिस का सिस्टम नहीं है। और जिसने दिया था रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने, वो कौन था? एवी डाइसी ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे, है ना। तो रूल ऑफ लॉ ऐसे समझना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या ऑप्शन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, आपके मन में लग सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी हो सकता है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ से रिलेट करता है? ह्यूमन राइट्स से। ठीक, ह्यूमन राइट एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। ह्यूमन राइट में पॉवर्टी भी कम करने की बात आएगी, लोगों पे जुल्म हो रहा है उसको भी कम करने की बात आएगी। ह्यूमन राइट में माइग्रेशन की भी बात होगी, बहुत चीज़ें होंगी एमनेस्टी में। अब फिर उसी से मिलता जुलता तीसरा ऑप्शन देखिए, द ऑफिस ऑफ द UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और हम यहाँ सिंपल एक रूल ऑफ लॉ पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हैं। अब ये ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी सी चीज़ रूल ऑफ लॉ पे स्पेशल रिपोर्ट निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है भाई, यहाँ पे तो सुनवाई होती है, रिपोर्ट क्या निकालेगा? ये UN का ICJ है, एक रिपोर्ट देता है, बस कुछ नहीं, एनुअल रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन की, हमने कितने केसों की सुनवाई की है, क्या क्या देखा है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसकी रिपोर्टिंग करता है। एक कंट्रीज़ की डिफरेंट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को मेंटेन नहीं करेगा ICJ। सुप्रीम कोर्ट का आपने रिपोर्ट देखा है क्या ऐसा दे? अपने हाई कोर्ट का रिपोर्ट देखा है क्या? तो ICJ क्यों देगा यार? तो ICJ तो नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत ब्रॉड हो जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स, तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट का ये काम है। ऐसे करके आप एलिमिनेट, अगर हायर लेवल पे थिंकिंग करते ना, तो ये 3 आप एलिमिनेट कर लेते। रियल एग्जाम की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाइंडसाइट में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो। रियल एग्जाम में देखिए ना, एक ह्यूमन राइट से, दूसरा ह्यूमन राइट से, तीसरे ये बी वाले का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं यहाँ पर डालने का। ये तो कोर्ट है, कोर्ट क्यों करेगा ऐसी रिपोर्टिंग वगैरह वर्ल्ड की, क्यों कंपेयर करेगा वो? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, वो लोग रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालते हैं और जस्टिस से आप जो है लॉ को रिलेट कर सकते हैं आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया? ये क्यों आया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसे बना है, गूगल कर लीजिए। RBI का क्या रोल है इसमें, और कौन कौन लोग हैं? PPT आ गई करंट अफेयर की। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसे बना है, इसमें डिफरेंट बैंक्स का क्या रोल है, RBI का क्या रोल है और उसके क्या क्या फंक्शन है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। सारे ATM को इंडिया में लिंक करने वाला, भीम ऐप वगैरह की बात आ जाए, UPI की बात आ जाए, रुपए की बात आ जाए, सही सब में कहीं ना कहीं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक रिसेंटली बनाई गई कंपनी की तरह है। और इसमें गवर्नमेंट का कितना स्टेक वगैरह ये सब डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसका आंसर ये होगा। ये कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ के थोड़ा भी जाते तो इसको आराम से आप कर लेते हैं ना। और ऐसे भी यार
ये तो एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन एसोसिएशन कैसे एटीएम को लिंक करेगा सारे को? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का? इंडियन डेंटल एसोसिएशन हो गया। अब क्या इंडियन डेंटल एसोसिएशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े ना देगा? वो एक बॉडी है उन लोगों की अपनी एक डिमांड उठाने की। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के लोग भी डिमांड उठाते हैं अपनी। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, ये भी नहीं है, सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने छोटे लेवल के काम करे एटीएम को जाके लिंक करेगा? नहीं यार, इसके लिए अलग से एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई हुई है। पेमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एटीएम का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे करके आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते थे। ये कोई अभी तक तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया सच्चाई में, बस थोड़ा सा डीपली सोचना है। 16, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना न्यूज़ में रहा है, आज भी इतना न्यूज़ में है, लेकिन क्या आप नहीं भी पढ़ के जाते तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं कर लेते? कैपिटल मतलब क्या होता है? आपके बैंक में कितना पैसा है या किसी के पास भी कितना पैसा है, एडिक्वेसी है ना यार। तो एडिक्वेसी कहाँ वर्ड से निकला? एडिक्वेट से निकला। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? कम से कम जिससे काम चल जाए, एडिक्वेट है ना। जैसे आप बोलते हो एडिक्वेट पढ़ाई कर लो, एडिक्वेट प्रैक्टिस कर लो, इतना हो कि काम चल जाए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या होगा? कोई कहीं बात हो रही है कि एक रिजर्व कैपिटल हो जिससे कि बैंक फेल ना हो सके, यही लिखा हुआ है। अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट किस चीज़ से मुकाबला करना है? एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। मतलब बैंक ने लोन दिया हुआ है, अब वो एनपीए क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर कल को एनपीए का पैसा ना लौटे तो बैंक डूब जाए, तो दैट मीन्स उसके पास कैपिटल एडिक्वेट नहीं था, तब डूब गया। लेकिन अगर रिजर्व में हम कुछ पैसा दबा के रख लें कि कल को एनपीए ना भी लौटे तो भी हम उसको चुका सकें, तो वो एडिक्वेट है। तो इससे तो आप तो आराम से इसके वर्ड के मीनिंग से निकाल सकते थे ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्या दिक्कत थी? इतना तो हो गया, फर्स्ट तो सही है, हमें इतना पता चल गया, तो हम इतना तो एलिमिनेट कर सकते थे। कम से कम 50-50 पे तो आप आ गए, इतने से ही आपका जो आधा प्रोबेबिलिटी राइट होने का हो गया। यही प्रोबेबिलिटीज़ मिला के तो हमें पेपर सॉल्व करना है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, जिसको हम लोग की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, CRAR भी बोलते हैं। CAR या CRAR जो होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, नीचे रिस्क वेटेड एसेट लिख दीजिए जहाँ पे आपका रिस्क पूरा आपने मेजरमेंट करके डाल दिया कि इतना रिस्क पे है। उसमें टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर प्लस 2 कैपिटल को, दो तरह के कैपिटल होते हैं, ये आराम से पढ़ लीजिएगा इकोनॉमी में, दोनों को ऐड कर दीजिए और नीचे रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड कर दीजिए, ये यही होता है। और ये कहाँ से डिसाइड होता है? देखिए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे ये डिसाइड होता है बेसल 3 के नॉर्म से। बेसल तो जानते होंगे आप, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट की भी बात होती है ना, तो बेसल 3 के नॉर्म्स होते हैं, वहाँ से बोला हुआ है कि कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम 8% मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल लेवल पे कंट्री के अंदर कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक या फेडरल बैंक डिसाइड करता है। और हमारी कंट्री में कौन डिसाइड करेगा? RBI डिसाइड करेगा। तो RBI ने बोला कि ये कि बेसल नॉर्म्स तो 8% का था, लेकिन हम और सिक्योरिटी रखेंगे, सारे के सारे जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं सबको 9% का CAR या CRAR मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंट्री के लेवल पे बैंक अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। अपनी मनमर्जी करेगा तो फिर वो रिजर्व रखने का मतलब ही क्या? वो तो 5%, 2%, 0% रखेगा। इसलिए थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी से अगर आपने अपना निकाल लिया यहाँ पे मीनिंग, तो आपको ये तो पता चल गया 1 सही है। 1 सही है तो दूसरा क्या? CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। आप खुद सोचो, जो चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखी जा रही है, और इंडिया में देखा गया है कि बैंकों में बहुत करप्शन हो रहा और बहुत NPA क्रिएट हो रहा, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी अगर बैंक ही डिसाइड करने लगेंगे तो मतलब क्या रहेगा किसी मेजर का? तो जब क्या है इसमें, बैंक नहीं डिसाइड करेगा, कंट्री में RBI डिसाइड करता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है बेसल 3 के नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करके RBI बताता है। RBI ने बोला 9% मेंटेन करो। अगर फ्रीडम दे दोगे तो मतलब क्या रह जाएगा मेंटेन करने का? और ये नहीं समझ में आ रहा तो याद करो ना आप, आपकी जो CRR होती है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR होती है, वो क्या बैंक डिसाइड करते हैं? तो फिर ये CAR कैसे बैंक डिसाइड करेंगे? बैंक को कभी फ्रीडम नहीं दे सकते ना, वो तो डुबा देगा, 0% मेंटेन करेगा, सारा लोन में लगा देगा अपना सोच के कॉन्फिडेंस में, तो पूरा NPA क्रिएट हो जाएगा। तो ईच इंडिविजुअल बैंक आप कैसे बोल सकते हो? कौन से दिमाग से आप लगा के बोल सकते हो? कहाँ है? हलवे जैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एडिक्वेट मतलब होता ही है कि जितनी उतनी पाँव पसारी है जितनी लंबी शॉल।
एडिक्वेट होना चाहिए, कम से कम आपके पास रिजर्व पैसा होना चाहिए। कल को मैं बोलूँ कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कि नहीं है, तो आप यही समझोगे ना कि कल को आप उधार किसी को देने जाओगे तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपये 5,000 रुपये हों कि अगर वो उधार डूब भी गया तो आप अपना खाना पीना चला लो। वही तो एडिक्वेसी रेशियो बोल रहा है, ये तो सही होना है। और एक खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब CRR SLR सब कोई जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करके दे रहा है आपको, यहाँ भी RBI डिसाइड करके दे रहा है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, इंडिविजुअल बैंक नहीं करेंगे। आंसर कितने आसानी से आ गया, क्या है हलवा नहीं है क्या? कोई बोले इसमें कि नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ज़बरदस्ती का कैसे दिमाग लगाना है? कॉन्फिडेंस लीजिए, आराम से लेके जाइए, काम आएगा। 17 द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन डोमेन में होता है ना कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस देता है आधार, तो इसका मतलब क्या है? अब पहले ही जब ये आ गया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ओपन में दे रहा है कि आप इस पे काम कर सकते हैं कुछ, तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग IRS। ऑब्वियसली आइरिस का डेटा जाता है आधार में, फिंगरप्रिंट का डेटा जाता है आधार में, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि फिंगरप्रिंट का डेटा जाता है, आइरिस का डेटा जाता है, तो उससे ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन तो हो जाएगा। अगर मशीन सही है तो मशीन में है फैसिलिटी, तो ये तो हमें पहले से पता चल गया। अब ये है कि यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि ये जो एनी होता है तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, तो फिर गलत हो जाएगा, फालतू का आप दिमाग लगा रहे हैं अपना ज़्यादा UPSC को परेशान करने के लिए। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर डिफिकल्ट है निकालना, आपको ये न्यूज़ में पता होना चाहिए, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन गेस करने वाले इसको ये फट से कट कर देंगे, ये तो सही कर देंगे क्योंकि आधार में होता ही है, आइरिस का डेटा होता है ना, राइट, उसमें फिंगरप्रिंट का डेटा होता है, तो ये तो समझ जाएंगे कि हाँ चलो आइरिस से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मशीन सही रहे तो। पॉसिबल बोला है ना, मैंडेटरी थोड़े बोला है, पॉसिबल बोला, बिल्कुल पॉसिबल है अगर कैपेसिटी है मशीन की, तो ये तो सही हो गया। तो कम से कम आप इतना तो एलिमिनेट करके बैठे थे ना, बोथ 1 और 2 या फिर 2, लेकिन अब उसमें क्या करते आप एनी देख के एक्सट्रीम स्टेटमेंट कर देते, गलत हो जाता। तो ऐसे में आप करिए, कर सकते हैं, एक बार गलत होगा 4 बार सही होगा। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, ये इसका स्टेटमेंट का सही है। ओपन वर्ड पे जो जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह के एक्सपर्ट है ना, वो यहाँ पे कर लेंगे, ओपन समझेंगे तो वो कर लेंगे। 17 18 में क्या है? वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमिन, अक्यूट मैल न्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन काउज्ड बाय वार और एथनिक कन्फ्लिक्ट। दिया हुआ है ना, भुखमरी क्यों हो रही है? वार और एथनिक कन्फ्लिक्ट के कारण लोगों की मृत्यु हुई है, लैक्स ऑफ पीपल मारे गए। ध्यान से सुनिए, वार और एथनिक कन्फ्लिक्ट। अब जिसने थोड़ा भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, 2 दिन भी न्यूज़ पढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वो यमन तो सुन ही लेगा, वो यमन तो आ ही जाएगा। अरेबियन पेनिनसुला ऐसे है, यहाँ पे ओमन है, यहाँ पे यमन है, इसके इधर पे यहाँ पे ईरान है, ईरान शिया कंट्री है, और यहाँ पे यमन में एक हाउथी रिबेल्स हैं, वो भी शिया हैं, हाउथी रिबेल हैं, सॉरी, चलिए फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ये अरेबियन पेनिनसुला हुआ, यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है, इधर यहाँ पे रेड सी है, पर्शियन गल्फ के इधर पे जो कंट्री है, ये कंट्री आपकी ईरान हो गई। ईरान क्या है? शिया कंट्री है, ठीक। ये अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरबिया इतना हो जाता है, बाकी और कंट्री लगी हुई हैं गुलदस्ते की तरह। इधर पे इराक है, यहाँ पे सीरिया है, ये सारी कंट्री तो हैं। यहाँ पे रेड सी हो गया, और यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऊपर वाली जो कंट्री आप ये देख रहे हैं, ये ओमान है और ये यमन है। ज़िंदगी में कभी भूल जाओ ओमान कौन है यमन कौन है, तो अल्फ़ाबेटिकल याद रखिए, ऊपर ओमान है, नीचे वाई है, OY, तो ये नीचे वाला यमन है। ओमान में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरबिया क्या है? सुन्नी कंट्री है, और यहाँ पे राजा रूल कर रहा था यमन में, वो था सुन्नी था, तब तक ठीक थी चीज़ें। यहाँ पे हौथी रिबेल आ गए, पहले से ही रहते हैं, और उसको सपोर्ट कर दिया ईरान ने, शिया। और हौथी रिबेल क्या है? शिया हैं, उन्होंने वहाँ के राजा को भगा दिया, राजा भाग के चला गया सऊदी अरबिया में। अब सऊदी अरबिया गुस्से में कि सुन्नी शासक को हटा दिया है, इस पे जो अटैक करने लगा। अटैक करने में USA वगैरह भी साथ में आ गए, क्लस्टर बम वगैरह मारने लगे, तो यहाँ के काफ़ी लोग जो है मारे गए, बेचारे निर्दोष लोग भी मारे गए। बाद में है जो आरामको फैसिलिटी पे रिसेंटली जो इन्होंने फायर किया था सऊदी अरबिया के, और उसका पेट्रोल का निष्कासन बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, प्रोसेसिंग वगैरह। तो ये है यमन की हालत, तो इतना तो पता होना चाहिए। यमन जैसे ही आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। साउथ सूडान क्यों? सूडान बट गया ना, सूडान 2 कंट्री हो गया, यहाँ पे सूडान टूट गया है ना, सूडान टूट गया, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान ऐसे करके, तो ये 2 आपके आराम से हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए, नहीं पता था मान लीजिए, लेकिन कुछ ये बताइए कि अंगोला जाम्बिया सुना है आपने कि कुछ न्यूज़ में रहे किसी कारण से अंगोला जाम्बिया सुना है क्या? नहीं, ये कट कर देंगे। अब ट्यूनीशिया में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, अरब स्प्रिंग आई थी। मोरक्को एक खुशहाल कंट्री है,
है ना। मोरक्को एक खुशहाल कंट्री है, वहाँ पे वार कहाँ से हो गया मोरक्को में, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते थे। वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया में आपने कहाँ से सुन लिया कि वार हो रहा है, वेनेजुएला में आपने कहाँ से वार सुन लिया, एथनिक कन्फ्लिक्ट सुन लिया, तो वेनेजुएला कोलंबिया में नहीं होगा। तो यहाँ से तो आपका सिंपल आंसर ऐसे भी निकल रहा था, कहाँ दिक्कत है। ज़बरदस्ती का दिक्कत बनाएंगे तो फिर तो लाइफ तो पूरी तो आपकी दिक्कत से ही भरी रहेगी। 19 रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, इंडिया में जो एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ उसके के लिए अलग से एक चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, उस चैप्टर में आपको ऐसी कई सी कमेटी मिलेंगी और उसमें वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वहाँ से सॉल्व करना है, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और वुड्स डिस्पैच के अलावा और बाकी भी जो डिस्पैच हैं, कमिटीज़ बनी थी, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम का मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, कॉरिडोर पे देख लीजिए, मैंने कहानी की तरह पढ़ाया है और एजुकेशन का पूरा इवोल्यूशन भी पढ़ाया हो, तो वहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइजेज देन रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाई लॉ। अब ये मुझे बताइए, रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाई लॉ, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपको पता है ना, ये लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा आपने। तो कंट्री में कोई लॉ बनती है तो उसका जो मेन फ्रेमवर्क होता है वो तो मिनिस्टर वहाँ जाके पार्लियामेंट में उठ के खड़ा होकर बोल देता, फ्रेमवर्क दे देता, स्ट्रक्चर दे देता, बात हो जाती है। लेकिन उसके अंदर पूरे जो लॉ मतलब रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाई लॉ, ये सारा जो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव की, फाइनली लॉ कंट्री में काम कैसे करेगी, ये काम तो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। पूरा जो उसका ढांचा बनाने के बाद जो पूरी डिटेलिंग करती है सिविल सर्वेंट करते हैं, और सिविल सर्वेंट जो ये काम करते हैं वो चूंकि डेलीगेट किया गया ऊपर से फंक्शन मिनिस्टर द्वारा, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहे जाते हैं, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और आंसर में क्या दिया हुआ है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, साफ साफ तो दिया हुआ है। ये लक्ष्मीकांत का हलवा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, सारे दे दिए, सारे नाम दे दिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, रूल, रेगुलेशन, सब रूल, बाई लॉ, और उसके बाद बोला कि देखिए और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप। एग्जीक्यूटिव का नाम भी दे दिया यहाँ पे, मतलब कि आईएएस ऑफिसर वगैरह, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 21 से 40 करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।